7 अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। Hamas started by firing more than 2,000 rockets on Israeli cities. जिसमें तकरीबन 5,000 रॉकेट फायर किए गए। ये हमला दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी फेल कर देता है। इस हमले के नतीजे में 1000 से ज्यादा इजरायली हलाक हुए और कई लोगों को हमास ने यरगमाल बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. इजराइल ने उसी दिन गजा पर अपनी पहली एयर स्ट्राइक की जिसमें कम से कम 332 फलस्तीनी हलाक हुए और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। इजराइल यही नहीं रुका। 17 अक्टूबर 2023 गजा के अल-अहली अरब हॉस्पिटल, जहां हजारों फलस्तीनी बच्चे, औरतें और मर्द इस बर्बरियत से बचने के लिए अपने जख्मियों के साथ पनाह लिए हुए थे। उनको ये उम्मीद थी कि इजराइल जितना भी जुल्म कर ले मगर वो उनके साथ जुल्म नहीं करेगा जो पहले ही मौत की कशमकश में है। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। कुछ ही वक्त में इजराइल ने हॉस्पिटल पर शदीद एयर स्ट्राइक करके 500 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दुनिया भर में गजा के मजलूमों के लिए हर वो शख्स आवाज उठाने लगा जिसके दिल में इंसानियत का थोड़ा सा भी एहसास बाकी था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, यमन, ईरान और अनगिनत। अब इस जंग में लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुतीज और ईरान भी अपने प्रॉक्सीज के साथ इस जंग में शामिल हो गया। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के साथ इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। ये हमला इजराइल के एक एयर स्ट्राइक के जवाब में था जो 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के डमेस्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर की गई थी। इस एयर स्ट्राइक में 13 अफराद मारे गए जिसमें IRCG के 2 सीनियर जनरल भी शामिल थे। ईरान के मुताबिक ये हमला 90% कामयाब रहा और वहीं इजराइल ने इस हमले को 99% नाकाम बताया। इजराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म लगातार जारी रहता है। इजराइल गजा की बिजली, पानी और ह्यूमैनिटेरियन एड भी बंद कर देता है और जब भी यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए वोटिंग होती है तो अमेरिका हमेशा वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोक देता है। इजिप्ट और कतर काफी अरसे से इजराइल और हमास के दरमियान सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कभी इजराइल और हमास की वजह से ये डील मुमकिन नहीं हो पाती। इजराइल ने कई अरसे से ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रखा था, जिसके नतीजे में गजा में फूड शॉर्टेज और मेडिकल इमरजेंसीज में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इस वजह से 19 जनवरी 2025 को हमास और इजराइल के दरमियान एक 6 वीक का सीज फायर लगाया जाता है। The success of the joint mediation as the parties to conflict in Gaza Strip has reached a deal on the swap of prisoners and captives in order to establish a ceasefire. इसमें इजराइल अपनी फौज को गजा से हटाता है और गजा में जो एड और बिजली कई अरसे से इजराइल के द्वारा बंद की गई थी उनको बहाल किया जाता है और हमास भी इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करना शुरू कर देता है। 20 जनवरी 2025 गजा के शहर रफा में इजरायली स्नाइपर 15 साल के बच्चे जकरिया हमीद को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। ये वाकया अलौदा स्क्वायर के करीब उस वक्त हुआ जब जकरिया घर वापस जा रहा था। सीज फायर को लगे एक दिन भी नहीं गुजरा था कि इजराइल ने इसको वायलेट कर दिया। 2 मार्च 2025 गजा पर पूरी तरह से ब्लॉकेट लगा दी गई, इसमें खाना, दवाइयाँ, फ्यूल और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। UNRW के मुताबिक ये ब्लॉकेट अब तक चल रही है और ये गजा की सबसे लंबी ब्लॉकेट है। इसके नतीजे में हर दिन 10 फलस्तीनी बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉम्ब की वजह से जख्मी होते हैं और उनकी 1 या 2 टांगे काटनी पड़ती हैं। ये काम बिना एनेस्थीसिया के होता है क्योंकि इजराइल ने हर चीज़ को रोक रखा है। इसकी वजह से दवाएं भी मैसर नहीं। 23 मार्च 2025 रफा के इलाके तेल अल सुल्तान में इजरायली फौज ने एक एम्बुलेंस कॉन्वे पर फायरिंग की। इसमें 15 मेडिकल और रेस्क्यू वर्कर हलाक हुए। हलाक होने वालों में 8 फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के पैरामेडिक्स, 6 सिविल डिफेंस वर्कर और एक UN स्टाफ मेंबर शामिल था। इजरायली मिलिट्री ने दावा किया कि गाड़ियां सस्पिशियस थीं और इन पर इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं था, लेकिन बाद में सामने आई वीडियो फुटेज ने साबित कर दिया कि ये गाड़ियां इमरजेंसी लाइट के साथ ट्रैवल कर रही थी। लेकिन इजरायली फौज ने अपने डिप्टी कमांडर को सिर्फ ये कहकर निकाल दिया कि ये एक प्रोफेशनल फेलियर था, जबकि किसी और पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए। ये कितना आसान है कि किसी इंसान की जान ले लो और फिर ना कोई सजा मिले और ना ही कोई हिसाब देना हो। अल जजीरा के मुताबिक अब तक 47,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें 18,000 से ज्यादा बच्चे और 9,000 से ज्यादा खवातीन और 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट शामिल हैं। यानी कि इस जंग में 90% आम सिविलियन मारे गए हैं। फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी दिखाते हुए दुनिया भर के लोग उन प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं जो इजराइल को फाइनेंशियली सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जैसे कि स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, KFC, पेप्सी, कोका कोला और दूसरी कंपनीज। लेकिन पाकिस्तान में लोग पहले उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाते हुए उसको ज़ाया कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये भी
भी एक रिस्क है और इसकी कीमत सिर्फ वो जानता है जिसको ये मैसर नहीं। बाइकआउट का मतलब ये नहीं कि पहले उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाओ और बाद में ये दिखाते हो उसको ज़ाय कर दो कि मैं इसका बाइकआउट करता हूँ। ऐसा ही कुछ अप्रैल 2025 को शेखोपुरम इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट में एक KFC के 45 साल एम्प्लॉय आसिफ नवाज को गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं लेकिन असल मुजरिम फरार है। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए वहाँ जॉब करता था। बाइकआउट कभी किसी की जान देकर नहीं होता, बल्कि ये तो एक पीसफुली होता है। जैसे तुर्की में वेस्टर्न ब्रांड के खिलाफ बाइकआउट काफी ज्यादा हुआ। इस बाइकआउट की वजह से KFC की सेल में तकरीबन 40% कमी आई और ये एक मेजर रीजन था कि KFC ने बैंक्रप्सी का ऐलान किया और अपनी 537 आउटलेट्स को शट डाउन कर दिया। किसी भी चीज का पीसफुली बाइकआउट करना आपका राइट है और अगर कोई बाइकआउट नहीं करता तो ये उसका राइट है। हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।